डिजाइनिंग वगैरह सब वहीं आता है। एग्जैक्टली, ज्यादा फोकस म्यूजिक और दूसरे ऐसी चीज जो खाना पूर्ति वाली चीज। अब आप मुझे बताएं कि उस सब्जेक्ट का कहीं अता पता नहीं है बिल्कुल भी, वो सब्जेक्ट, क्योंकि उस सब्जेक्ट को लाने के लिए हमें खर्च करने पड़े। टीचरों के अंदर वो कैफियत नहीं है कि वो उस लेवल तक बच्चों को पढ़ा सके। जाहिर सी बात है, अगर हम साइकिल के ऊपर हाथी की सवारी करवाएंगे तो वो साइकिल बखूबी नहीं चल पाएगा। एक्शन ना लेने की भी वजह है, क्योंकि आज आपने एक्शन लिया, कल वो आपके यहाँ नाम कटा के कहीं और चले जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं वहां पे भी मेरी खुदगर्जी आ जाती है कि मुझे उस बच्चे के फ्यूचर की कम और अपने उस नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की ख्वाहिश ज्यादा रह गई। नीट का एग्जामिनेशन हो या नेट का एग्जामिनेशन हो, ठीक है, तो अब आप देखिए ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच। आप आज से 20 साल पहले के नीट के क्वेश्चन को उठाइए या नेट के क्वेश्चन को उठाइए, उसके बाद 10 साल पहले को उठाइए और आज के डेट पे उठाइए, आप देखेंगे ग्रेजुअली थ्योरेटिकल कम होता गया और प्रैक्टिकल अप्रोच चला गया। खुशामदीद अजीज पॉडकास्ट के जितने भी लोग देखने वाले हैं, उन सब का दिल से शुक्रगुजार हूं मैं कि आप सब हजरात जो है हमें ढेर सारा प्यार और दुआ आपसे जो है मिलता रहा है। इसी तरह आगे भी वीडियो पे बनाए रखें अपना जो है निगाह। और जो है आज का जो होस्ट है मैं डॉक्टर कमाल अहमद, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक ऑलरेडी पहले भी हुआ था, मगर वो स्पेसिफिक था प्राइवेट स्कूल में टीचरों का एक्सप्लॉयटेशन या टॉर्चर कह लीजिए, इस पे हुआ था, जिस पे आप लोगों का बहुत सारा सजेशन और कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर में और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए आपने कुछ नहीं बताया, उसमें डिस्कस किया। हमारे टीचरों के जो है परेशानी है, टीचर जो है खुद अपने जो है फ़ोन कॉल करके हमें बताए कि हमें बहुत सारी परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। आप बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से इस बातों को उठाया है। और जो है गार्जियनों का भी, बहुत सारे जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, उनके गार्जियनों का भी कॉल आया कि हमारे बच्चों के लिए भी कुछ बात कीजिए, जिससे स्कूल जो है मोटिवेट हो और कुछ इम्प्रूव कर सके अपने आप को। तो इसलिए मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो प्राइवेट स्कूल के ऊपर में है। और जो ये जनरल बात है कि उसमें जो टीचर का भी कैसे होने चाहिए और बच्चे को क्या तालीम मिलनी चाहिए और किस तरह का एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है जिसमें गार्जियन जो है, पेरेंट्स जो है एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं, तो गार्जियन चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन होता है उनका कि वो अपने जो है बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी सलाहियतमंद जो है बनाए। इसलिए वो प्राइवेट स्कूल का जो है रुख लेते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर तालीम हमें प्राइवेट स्कूल में मिलेगा। मगर अगर वहाँ भी उनको निराश मिले, वहाँ भी उनको वो जो है चीज़ें ना मिल पाए जिसकी वो उम्मीद लगाए हुए हैं प्राइवेट स्कूल से, तो बड़ा अफसोस की बात है। इसी टॉपिक पे जिनसे बात करने जा रहा हूँ, तारीफ है उनकी कि जो है वो डॉक्टर खालिद अनवर साहब हैं। ये सीएम साइंस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में एचओडी भी हैं उस डिपार्टमेंट के। इन्होंने अपना जो है एक लंबा अरसा जो है प्राइवेट स्कूलों के साथ वक्त गुजारा है और प्राइवेट स्कूल के हर एक पहलू को ये जानते हैं। इन्होंने 20 साल प्राइवेट स्कूल को दिया है और उसके बाद ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे आए, फिर उसके बाद जो है सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बने और इस वक्त जो है एचओडी भी हैं ये। तो मैं डायरेक्ट उनके पास जो है आपको जो है तारुफ कराता हूं उनका। और जो है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कमाल भाई जी। तो आज तो आपको टॉपिक पता चल ही गया है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस पे आपने एक अरसा गुजारा है उस टॉपिक से। तो फिलहाल तो टॉपिक पे जाने से पहले आपकी मशगूली आजकल क्या रह रही है, तो आप अपने बारे में बताएं, हमारे जो है देखने वाले जितने सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार जी, और पॉडकास्ट की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला और अपनी सोच, अपनी इच्छा और अपने ख्वाहिशों को जाहिर करने का मौका मिला। इन दिनों जैसा कि आपने बताया, मैं सीएम साइंस कॉलेज में पोस्टेड हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड, और बॉटनी के सभी सब्जेक्ट्स को तालीम याफ्ता देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि टॉपिक स्कूलों से रिलेटेड है और आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं फिर से स्कूल लाइफ में वापस जा चुका हूँ, न सिर्फ लर्निंग का बल्कि नॉलेज को एक्सप्लोर करने का। और वो सारे दिन मुझे याद आ रहे हैं जो स्कूलों में मैंने बिताए थे,
जिसमें बहुत सारे अच्छे भी दिन थे, लेकिन कुछ एक नागवारा भी थे। और शायद इस आज के टॉपिक में उन्हीं नागवारा बातों के ऊपर चर्चा रखनी जा रही है। काफ़ी लंबा अरसा मैंने बिताया है, और न सिर्फ कुछ स्कूलों बल्कि कई शहरों के कई स्कूल। जी जी हाँ, जी। हजारीबाग से लेके, जयपुर से लेके, दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके, इंदौर से लेके, चेन्नई से लेकर के अब दरभंगा तक। देखो तो ये हमारे जो आज आपके सामने जो गेस्ट हैं, ये कई स्टेट में प्राइवेट स्कूलों को अपना जो है कीमती वक्त दिया है, और उनके जो आज बहुत सारी बातें आपको जानने के लिए मिलेगी। इंशाअल्लाह जो है आप तैयार रहें और इसको देखने के लिए आज। जी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो तालीम जिस तरीके से बच्चों को मिलनी चाहिए, वैसे तो एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वालिदैन चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये और बेहतर होता, ऐसे और बेहतर होता। मैं मानता हूँ कि पूरी चीज़ों को एक जगह एक कलेक्टिव फॉर्म में पेश करना शायद मुश्किल होता है, लेकिन दिक्कत और अफसोस तब होती है जब वो पॉसिबल होता है, लेकिन हम हाथ पीछे किसी वजह से खींच लेते हैं और सिर्फ कुछ ख़ास बातों पे जो है फोकस करते हैं, जिसमें थोड़ी सी कहीं सेल्फिशनेस भी शामिल हो जाती है। तो शायद कम से कम इल्म के इदारे में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने एक बात अभी बोली कि कहीं ना कहीं सेल्फ जो है अपना जो है मवाद जो है जिसको आता है कि अपना जो है खुद जाती ख्वाहिश जिसमें आती है, या खुद परस्ती जिसको कहते हैं, वो आने की वजूहात क्या है? जब इंसान की नीड ग्रीड में तब्दील हो जाती है, when needs turns into greeds, तो जो हमारी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होने के बाद भी और ज़्यादा की ख्वाहिश हो जाती है। तो यहाँ पे हम अपने प्राइमरी फोकस से थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो यानी आप जैसे कहने का जो आपका जो है कि जिस स्कूल में अगर कोई टीचर पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी बात है कि वो उनकी एक नीड बढ़ती जाएगी, तो क्या वो स्कूल वाले वो नीड पे ध्यान नहीं देते हैं अपने टीचरों को? देते तो हैं हाँ। लेकिन फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी काम को 10 बंदों से कराना मुनासिब समझते हैं और किसी वजह से एक आने के काबिल नहीं हो पाता है, तो काम रुके नहीं, तो हम 9 में ही काम को चलाते हैं। और जब हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो एक अंदर से ख्वाहिश जगने लगती है कि इसका मतलब मुझे 10वें की जरूरत नहीं थी। अच्छा। जबकि उसकी जरूरत है। हाँ। उसकी जरूरत है। अच्छा। क्योंकि उस 10वें का काम ये 9 मिलके ही कर रहे हैं जी। और फिर एक जहन में बात आती कि जरा हम 8 करके ट्राई करके देखें। अच्छा। इसी तरीके से जब हम क्वालिटी टीचर को लाते हैं, जाहिर सी बात है क्वालिटी टीचर होंगे तो उनकी पेमेंट भी थोड़ी सी उसी तरीके की होगी, एक्सपीरियंस्ड होंगे, काफ़ी हुनरमंद होंगे। तो जब वो कभी लीव पे चले जाते हैं या ऐसा सच कुछ होता है और उस काम को चलाने के लिए फिर हम एक अनएक्सपीरियंस्ड या फिर थोड़े लोअर तबके के इंसान से काम हम लेते हैं, तो फिर लगता है ऐसा, हमें ऐसा महसूस होता है कि काम तो चल गया इससे, तो फिर हम क्यों एक्सपीरियंस टीचर को रख रहे हैं। तो एक्सपीरियंस टीचर के एक्सपेंस को बचा करके हम जो है उससे 2-3 को रख ले। हाँ। जो कम एक्सपीरियंस वाले हों, टीचर हों। ये एक बहुत गहरी बात है कि उस बंदे ने जो एजुकेशन देने की सलाहियत है या कोशिश की है, इतना आसान नहीं है कि आप 8-10 से भी पा लेंगे। तो हम वहां पे भटक जाते हैं कि उस क्वालिटी को मिस करते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति टाइप की जो चीज है उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सीधे इम्पैक्ट जो है क्या होता है, बच्चों के एजुकेशन पे पड़ता है, सीधा तालीम। और बच्चों की तालीम जब एजुकेशन पे जो है इफेक्ट पड़ता है, तो अक्सर हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स जब होते हैं, तो जब स्कूल वाले जो है जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में पुअर है, कहीं ना कहीं इसको जो है एक्स्ट्रा जो है ट्यूशन की जरूरत है।
तो ये अपनी कमियों को छुपाना चाह रहे हैं स्कूल वाले उस टीचर से ये बात कह करके, या जो है कि वाकई बच्चों को ज़रूरत होती है? कि आपने तो बहुत सारे पेरेंट टीचर मीटिंग, खुद भी आप पेरेंट्स हैं, बच्चों के स्कूल में जाना होता होगा, तो आप भी इससे होगा, तो क्या ये होना ज़रूरी है? दो तरीके की बातें यहाँ पे जहन में आ रही हैं। एक जो स्टूडेंट के बिहाफ में और दूसरे जो स्कूल की तरफ से। एक तो ये होता है कि टीचर तो लायक हैं बिल्कुल और बच्चों को काबिल बना सकते हैं, लेकिन इतना एक्स्ट्रा काम उनको दे दिया जाता है, और एक्स्ट्रा काम के साथ एक्स्ट्रा प्रेशर और साथ में एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, उनके मन कहीं ना कहीं तकलीफ में होते हैं, और उसके बाद जो मन से काम को करने का जज्बा होता है वो कम होता चला जाता है। र्यूडनेस भी कई बार देखने को मिलते हैं, सख्ती भी देखने को मिलती है। ठीक है, वक्त की पाबंदी और डिसिप्लिन के बगैर कोई काम कामयाब नहीं हो सकता, ये तो जायज़ है। तो फिर हम उस पाबंदी को अपने तरफ से भी क्यों नहीं फॉलो करते हैं? सिर्फ हम टीचरों से क्यों उम्मीद करते हैं? मैनेजमेंट भी चीज़ों की पाबंद बने। से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर वक्त जो है 2 बजे का है तो फिर हम 3 बजे तक रोकते हैं, 5 बजे तक रोक देते हैं। उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने, यहाँ पे थोड़ी सी उनके मन में ये मलाल हो जाती है। अगले दिन जिस जज्बे से वो तैयारी करने को आमादा थे, अब वो नहीं मन करता है उनका। और आप फिर क्या करेंगे कि उनसे जब नाखुश होंगे तो उनको तब्दील कर देंगे। क्या इस तब्दीली से परमानेंट सॉल्यूशन होगा? क्या वो माहौल अगले टीचर के साथ नहीं खड़ा होगा? शायद हमें खुद को भी तब्दील करने की जरूरत है। यानी आपका कहना है कि मैनेजमेंट को खास इस पे ध्यान बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, वहाँ पे उन चीजों को भी ध्यान रखना है। यानी इसका ये आपने जो है अभी जो दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन था जो अभी आपका जवाब बचा हुआ है, मगर जो पहले सवाल जो आप टीचर से मुतालिक किए बताए हैं जवाब, तो इसमें यह है कि कहीं ना कहीं जो है मैनेजमेंट टीचर को जो है टॉर्चर करते हैं, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। और उसकी वजह बिहार पे एक तो सैलरी बहुत कम, पुअर सैलरी। मैं देख रहा हूँ कई स्कूल ऐसे हैं जिनसे बच्चों से जो लेते हैं वो सैलरी, जो बच्चों से जो मंथली फी लेते हैं वो मिनिमम, दरभंगे शहर की मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्कूल 700 से तो नीचे हमको नहीं लगता है। नहीं, बिल्कुल मिनिमम 700 जो है नीचे क्लास के किड्स के, उससे भी ज्यादा है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। किसी के 2400 रुपए है, किसी के 3200 रुपए है फीस। बिल्कुल। मगर जब टीचर को देने की बात होती है, खास के प्राइमरी लेवल पे, तो 3000 रुपए टीचर को पाते हुए मैंने देखा है। और ये पॉडकास्ट के बाद वो टीचर हमारे पास आए हैं और हमसे बोला है कि जो है आपने जो प्रोग्राम चलाया है और टीचर की बात का, तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है नेक्स्ट सेशन से हम लोगों के लिए बेहतरी आ जाएगी अप्रैल से। बहुत अच्छी बात, समझे? तो हमें बहुत से जो है उनकी बातों से, उनके कलाम से जो है हमें बड़ा हौसला मिला। तो कहीं ना कहीं 3000 रुपये आप जिस बच्चे से आप ले रहे हैं और टीचर को दे रहे हैं 3000 रुपए मंथली, 5000 रुपए, 8000 रुपए, 12000 रुपए, पूरे दरभंगा शहर के अंदर में कुछ स्कूल को छोड़ करके प्राइमरी लेवल पे मैक्सिमम 25 से 30,000 रुपया सैलरी होगा। कुछ स्कूल, वो भी 25 से 30 सेलेक्टेड, इसको जो उंगली पे गिनी जा सकती है। क्योंकि आप भी कई सालों से यहाँ दरभंगा में रह रहे हैं, आप भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, तो आपको भी इसका अंदाजा हो चुका होगा। और आपने भी दरभंगा में कई प्राइवेट स्कूल में भी वक्तन फवक्तन कभी गए, अपने ऑनररी बनाए गए, आप देखने भी गए निगरानी के तौर पर, तो आपको इसका इल्म है। तो कहीं ना कहीं ये भी मैनेजमेंट की वजह से है, जो क्वालिटी टीचर जो है उसको नहीं दे पाते हैं बच्चों को। जी बेशक, ये भी एक वजह है। और हम वैसे टीचरों को चुनते हैं जिनमें क्वालिटी हमारी सेकेंडरी बनती है और उनको सैलरी कितना देना है ये प्राइमरी बन जाता है। अच्छा, शो ऑफ करते हैं हम कि इंटरव्यू के वक्त में व्हाट इज योर एग्जैक्ट क्वालिटी, हाँ हम कितना बेहतर लाएं। तो फिर जब वहां पे आप बेहतरी की उम्मीद करते हैं, तो फिर वो जब सैलरी के वक्त में आपसे बेहतरी की उम्मीद करते हैं, तो फिर गलत कहाँ हो जाता है जी। हाँ, और फिर जब ये डील कामयाब नहीं होता तो फिर हम ऐसे ले आते हैं कि
छोटे छोटे अमाउंट में मल्टीपल हमारे पास आ जाते हैं। अब जो हुनर उसने कभी आज तक सीखा ही नहीं, वो आपके बच्चों को कब और कैसे सिखाएंगे? एक बच्चे के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कितनी जरूरी चीज है, वो किसी भी क्लासरूम के बच्चे में आप 5% से ज्यादा में नहीं देखते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बहुत कम, पुअर है, एकदम से बहुत पुअर। सवाल जानते हुए वो जवाब नहीं दे पाते हैं, डर, झिझक। तो ये जो है पेरेंट्स मीटिंग का, जो आपको एक सवाल हमने पहले पूछा था आपसे कि जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो होते हैं, पीटीएम के नाम से जो मीटिंग्स होते हैं, और उसमें अक्सर बच्चों के गार्जियनों को, कि हमारे ब्रदर भी अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, और जो है हम सब भी जो है, तो अक्सर हमारे भाई साहब तो एक बार क्वेश्चन कर दिए उनके, भाई आपके पास, आप तो ट्यूशन के ही नाम पे फी ले रहे हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन इसको क्यों दूं? आपके पास मैंने भेजा ही है कि मेरा बच्चा कमजोर है इसलिए प्राइवेट, वरना मैं सरकारी में पढ़ाता है इसको। मैं आपको फीस दे रहा हूँ टीचर के, जो है आप ट्यूशन फी के नाम पे ही हमसे फीस ले रहे हैं, 1200 रुपया आप फी ले रहे हैं, 2400 रुपया ले रहे हैं हमसे, तो फिर मैं अलग से फिर क्यों ट्यूशन लगाऊं? जो टीचर, जो क्लास टीचर थे, तो फिर वो चुप हो गए, बोलेंगे नहीं सर आपको, मैंने तो आप दीजिए एक्स्ट्रा वक्त इनको, कैसे, हमारा बच्चा है ये, तो आपकी जिम्मेदारी है, हम तो बच्चे को दिए, आप कमजोर था तभी तो दिया आपके स्कूल में। तो ऐसा क्या है कि जो आप तो अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग देखा है, तो इसमें क्या जो बच्चों को जो है ये पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर में इस तरह का कहने का कहीं मुनासबत है? अगर टीचर पेरेंट्स पे कर ही रहे हैं तो ट्यूशन तो लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर वो फी पे कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट तो करेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो अलग से और किसी ट्यूशन का मोहताज ना रहे। जी। तो अगर ये कमी रह रही है, तो जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, आज के डेट में मुझे ये लग रहा है कि कुछ केसेस में टीचरों के अंदर वो कैफियत नहीं है कि वो उस लेवल तक बच्चों को पढ़ा सके। जाहिर सी बात है, अगर हम साइकिल के ऊपर हाथी की सवारी करवाएंगे तो वो साइकिल बखूबी नहीं चल पाएगा। फिर टीचर मैनेजमेंट, जैसा आपने बताया, मैनेजमेंट को चाहिए कि उस क्वालिटी के टीचर लाए, तो फिर उसकी सैलरी हाई करनी होगी, वो भी तो हम नहीं चाहते हैं। तो बच्चों से तो आप फीस ले रहे हैं, तो फिर टीचर हाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वही ना, फिर वो नीड और ग्रीड में फर्क कहाँ रह जाएगा जो पहले हम लोग। तो कहीं ना कहीं आप जो है बच्चे, सोसाइटी को अच्छी तालीम नहीं देना चाह रहे, आपका मकसद है कि हम अच्छी तालीम नहीं दें? ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली कुछ टीचर्स हैं उस लायक भी, मगर अब उनके ऊपर लोड इतना है कि वो कब सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कब टेस्ट ले पाएंगे, कब एक एक बच्चों को पर्सनली ट्रीट और डील कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो है, सो एक क्लासरूम में एक टीचर के लिए 25 बच्चे काफी हैं, जिसको वो संभाल सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसा कि पेडोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स के जरिए सिखाया जाता है। यहाँ तो 50-50, 60-60 को एक अकेला टीचर झेलता है। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम हर बच्चे को 1 मिनट भी देते हैं, 40 मिनट का तो क्लास, तो 40 मिनट का क्लास है, 1 मिनट में आप पर्सनल लेवल पे कितना सिखा देंगे? जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको तो आप उनकी तरफ ना भी देखेंगे तो भी वो सीख लेंगे। जो कमजोर बच्चे हमारा मकसद तो ये है कि जो एवरेज है उसे टॉप रैंकर, और जो बिलो रैंकर हैं उनको अच्छे लेवल तक पहुंचा सके। तो वो कहाँ हो पाता है? जैसा कि आपको बताया कि कुछ टीचरों में ये काबिलियत की कमी है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन जहां तक उसकी डिग्री है और जहां तक उसकी कैफियत है वो उतना ही ना कर पाएगा। और आप उम्मीद उससे ज्यादा की कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमें तो पता नहीं ना, बीइंग ए पेरेंट हमें ये नहीं पता कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसे मतलब भी नहीं, हमें अपने बच्चे की क्वालिटी से मतलब है। तो वो नहीं दे पाते हैं, तो हमें ये नहीं पता, और हम उस टीचर के सामने ये सवाल रख देते हैं कि भाई जब आप हैं ही हैं, हम फी पे कर ही रहे हैं, तो फिर अलग से ये ट्यूशन की बात कहाँ से आ जाती है? और कुछ टीचर्स जो हैं काबिल और बेहतर होते हुए भी चूक जाते हैं, उसकी वजह है उनके ऊपर वर्कलोड, है ना, वर्कलोड। नंबर ऑफ टीचर्स भी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, बहुत तेजी से। तो अब आप ये कहें कि आज अगर 20 हैं और कल को एकदम से 15 हो गए, मगर क्लासेस सारी चलनी है, ठीक है, भले ही खाना पूर्ति चले, टीचर शक्ल खाली दिखा। फ्लक्चुएट होने की वजह एबिलिटी में कमी, एबिलिटी में जो
रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीचर की वो पूरी नहीं कर पाते मैनेजमेंट हैं। फुलफिल नहीं कर पाते। तो या तो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो मुझे चाहिए ये नहीं दे रहे, आप सिलेक्ट करके लाए ही हैं जिनकी कैफियत वहां तक या है, तो वो टीचर कहाँ को पे- जो रिक्वायरमेंट है वो और पूरा नहीं, टीचर को जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो टीचर भी छोड़ स्विच के कर चले लेते हैं दूसरे स्कूल में, उससे बेहतर जी, रिक्वायरमेंट जी, फुलफिल जी। हो रहा है तो वो होते हैं कि सैलरी हाइक होती है। कुछ जगहों पे थोड़ा सा जिसको हम देसी जुबान में कहें हिटलरगिरी भी देखने को अच्छा, मिलती हिटलर है। की जी जी जी, तो ये भी ना गवारा है, ठीक है। पर हर आज जो के इसी सभी से के जो अपने- आप कह रहे हैं कि जो क्वालिटी और ये चीज बात की कह रहे हैं, तो इसी से एक सवाल है कि हर एक प्राइवेट स्कूल जितने भी है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, सब अपने एजुकेशन को जो है क्वालिटी एजुकेशन का क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। बट जब उनके बच्चों से जब मिला जाता है तो ना उनकी क्रिटिकल जो है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और जो है ये सब वीक क्यों होता है? जो आप क्लेम करते हैं कि भाई हमारे यहाँ के सबसे, कुछ बच्चे उनके इंटेलिजेंट है, वो कहीं मेरिट पे गए, कोई कंपटीशन कोई अवार्ड जीत लिया, उसके बिहाफ पे अपने स्कूल को नंबर 1 और बेहतरीन दिखाते हैं। मगर अक्सर हमने देखा है कि वहाँ मैक्सिमम बच्चे जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग से कमजोर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते हैं, किसी चीज को जज नहीं कर पाते हैं। मेरा एक छोटा सा मशवरा है उन सभी सवाल करने वालों से जो स्कूल के मैनेजमेंट से सवाल करते हैं और वो जवाब देते हैं कि, और स्कूल वाले कहते हैं कि भाई हमारे इस बच्चे ने यहाँ झंडा गाड़ा और यहाँ पे तोप चलाया एटसेट्रा। तो मेरे ख्याल से उस सवाल में एक हकीकत सवाल पूछने वाले की तरफ से चूक जाते हैं हमेशा कि आपके टोटल स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है जी, उस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर 2 बच्चा इस तरीके का कामयाबी हासिल किया है बेशक तारीफ काबिल है, लेकिन कितने में 2 जी, कितने में 2 कितने में तो दो, उस जाहिर सी 2 बात है, जी। के उस 2 के बलबूते पे हम सबको कैसे अपना ढिंढोरा पीट सकते हैं। तो अगर हम कहें कि 100 में 2 तो आप कहें ना कि परसेंटेज वाइज कितना हुआ 2% ना 2% ना। जी। तो जब आप कामयाबी पेश करते हैं कि मेरे 5 बच्चों ने ऐसी काबिलियत हासिल की जी, तो उस वक्त आप साथ ये भी बताएं कितने में 5 और उसकी परसेंटेज कितनी है। जिसकी परसेंटेज हाई होगी तो ऑब्वियसली तो फिर हम उसकी तारीफ करने में नहीं चूकेंगे बिल्कुल भी। लेकिन आप एक डेटा नहीं बताते, सिर्फ एक डेटा बताते हैं, तो इससे पूरा जाहिर नहीं होता। उस 2 बच्चों से उन कमजोर बच्चों की काबिलियत नहीं निकाली जा सकती, वो कहीं कसर रह जाती है। तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और हर क्लास में हर स्कूल में कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, है ना। तो उसको तो आप बस उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दें और 2 लफ्ज पढ़ा दें, वो बाकी वो खुद कर लेगा। कुछ में उसे किसी ट्यूटर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत उसको नहीं, बस रास्ता दिखाने की जरूरत। एग्जैक्टली, रास्ता दिखा दे, खुद चल लेगा। जी। तो मैनेजमेंट और टीचर की काबिलियत तो तब न कहलाएगी जब वो एक एवरेज बच्चे को ऊपर उठाए, एवरेज बच्चे को अप लेवल पे ले। अब देखिए कुछ जगहों पे मैंने ये देखा है, पर्सनल खुद से देखा है ये चीज कि वो सिर्फ 4 बच्चों पे 5 बच्चों पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वही रिजल्ट देंगे और बस उसी से मेरा नाम हो जाएगा। तो वो जो बाकिया 25-30 पीछे बैठे हैं और जिनके वालिदैन उम्मीद लगाए हैं, उनकी उम्मीदों को क्या, वो कैसे राइज करेंगे। और दूसरी चीज और भी हम ये देखा है कि खास करके चलो भाई कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिस तरह जो है बदमाश होते हैं या कुछ कम डिसिप्लिन वाले होते हैं, अब तो मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल के इतने जो है बदमाश बच्चे होते हैं और ऐसे बदतमीज बच्चे होते हैं, टीचर को जरा सा भी इज्जत और जो है उनको जो है गुदानते नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जब उनको देखते हैं तो बड़ा अफसोस लगता है उनके घर वालों पे भी और उस स्कूल पे भी कि इस बच्चे को क्या दे रहे हैं और नशे की हालत में जा रहे हैं। खास के 10th 12 के बच्चों में ये ज्यादा है। ये पहले गवर्नमेंट स्कूलों में थोड़ी बहुत होती थी जो भी है, मगर अब प्राइवेट स्कूलों में ये ज्यादातर हो गया और ये कंप्लेंट जाता भी है तो कोई स्कूल वाले उसको एक्शन नहीं लेते हैं। हमको तो नहीं दिख रहा है ये। उसकी भी वजह है ना जी, एक्शन ना लेने की भी वजह है, क्योंकि आज आपने एक्शन लिया, कल वो आपके यहाँ नाम कटा के कहीं और चले जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं वहां पे भी मेरी खुदगर्जी आ जाती है कि मुझे उस बच्चे के फ्यूचर की कम और अपने उस नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की ख्वाहिश ज्यादा रह गई। हाँ, तो ठीक है, आप उसे डांट नहीं, मार नहीं, लेकिन किसी तरह का तो एक्शन है। कोई तो एक्शन हमेशा सख्त नहीं होता,
एक्शन Politely के भी होता कई है। तरीके होते हैं, हाँ, पोलाइटली politely भी भी चीज। होता है। आप उनकी मोहब्बत से भी काउंसलिंग उसको, कराइए, हाँ, उनकी काउंसलिंग कराइए, सही गलत की पहचान कराइए। एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस और कुछ टॉपिक्स में इन चीजों के बारे में चैप्टर डाले हैं, ठीक है, उन पे फोकस करें हम, ठीक है। आपके 12th क्लास के बायोलॉजी के बुक में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उस पे इन चीजों पे बताया गया कि ये कितना ज्यादा नुकसान करता है इस तरह के नशे वाली चीजों abuse को, drug को अब्यूज use ड्रग्स जो है। तो फिर हम उस पे फोकस क्यों नहीं करते, अलग से उन बच्चों को काउंसलिंग क्यों नहीं देते हैं बेहतर करने। सख्ती से ही सारा कुछ नहीं होता है, तो आपके मन में डर है और ये सबसे चीज। बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो एक्टिविटी है, जो प्रैक्टिकल है, सबसे हम्म। बड़ी बात है प्रैक्टिकल बहुत ही ना के बराबर ना है। के बराबर और है। जो एक्टिविटी के नाम पे होता है वो गाना और जो है डांस का हो जाता है प्रोग्राम, तो इसको लगता है कि बहुत अच्छी एक्टिविटी हो गई स्कूलों के अंदर में, बेशक। और बच्चे टीचर पेरेंट्स भी इससे हैप्पी हो गए कि हमारा बच्चा जो है गाने वाला हो गया, नाचने वाला हो गया। भाई गाना और नाचना कोई एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा बच्चा तो एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा जो है बंदा बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, बेशक। उनके अंदर में सच और झूठ की फर्क पहचान आ जावे, है? तो उसके अंदर में वो सारी क्वालिटी या जो है सही और गलत की पहचान करने की डिसिप्लिन आ जाए कि ये गलत चीज है, ये सही चीज है। जैसा आपने बताया कि जो 12th क्लास में अब्यूज ड्रग के बारे में बताया, उस बच्चे को इल्म होगा तो उसको जो है उससे बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इसका स्कूल वाले इसको प्रैक्टिकल तौर पे कराएं, घर में भी उसके बारे में पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को उस चीज से अवगत कराए, उसको बताए, उसको इन्फॉर्म दे, इंफॉर्मेशन दे कि भाई ये चीजें गलत है और ये चीजें सही है। सही और गलत का फर्क पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है। मगर ये कहीं ना कहीं हमारी जो है प्राइवेट स्कूल जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में ये लैक नजर आती है। बिल्कुल। मगर बाहर की कंट्री में आप जापान में हो जाए, कोरिया कोरिया में चले जाए की तो बात और चाइना में चले जाए आप, यहाँ तक कि अभी हमारे कई साथी हैं नब्रास्का में, यूएस वगैरह में है, वहाँ का डिसिप्लिन अलग है बच्चों। वहाँ तो बचपन से ही सच बात के लिए प्रैक्टिकल तौर पे उनको कराया जाता है, बेशक, समझे, सच के लिए बोलने का प्रैक्टिकल तौर पे, जो हमारे यहाँ होनी चाहिए, हमारे कल्चर में है कि भाई जो है हर एक जो है कल्चर में, हमारे हर एक रिलीजियस के अंदर में सच बोलने में बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं लैक है। इसकी क्या वजूहत है? इसकी मेन रीजन यही है कि हम मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हैं, बस चाहते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आए तो बस हमारे बच्चों को मार्क्स अच्छा दे दें, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है तो बीते एक महीने में कई 11th और 12th के बच्चों से मेरा वाबस्ता हुआ है, और बातचीत के दौरान जब मैंने उनसे ये काउंसलिंग की और या डिस्कशन किया तो पता चला कि प्रैक्टिकल के नाम तो वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। हमने अपना एग्जाम्पल दिया कि अपने वक्त में हमने 11 में और 12 में कितने सारे प्रैक्टिकल किए हैं, ठीक है। उनको तो ठीक है, वो भी गवर्नमेंट से, वो भी गवर्नमेंट से ये आज देखने को मिल रहा है ये चीज के वो तो मतलब प्रैक्टिकल के नाम पे एकदम जीरो हो गए हैं, उनको एपरेटस के नाम तक नहीं पता है, तो उसका इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है। तो अब यहाँ पे जैसे फिर से वहीं घूम के बात आती है कि कई स्कूलों में मैंने ये सर्वे के दौरान देखा कि वो सारे डिवाइसेस हैं लेकिन एक सदी से ताला बंद करके या अनयूज्ड पड़े हुए हैं, क्योंकि आपने जिनको हायर किया है वो उस लायक ही नहीं, वो उसको करते ही नहीं है उसमें, और अगर उस लायक आपको मिलते हैं तो उनकी पेमेंट आप देने को तैयार नहीं होते। तो कुल मिला करके नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है ना, खास करके फाइनली। तो प्रैक्टिकल्स में ये बहुत पिछड़ गए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे खूब खास ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग उन बच्चों को भी अपलिफ्ट करने में मदद करता है जिनके अंदर झिझक होती है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो किताबों के लाइन बाय लाइन से सीखें ना सीखें, प्रैक्टिकल अप्रोच से बखूबी सीख लेते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है, सोचने समझने की काबिलियत आती है, वरना किताबों से रट करके तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल हुनर है जो डेली लाइफ में चाहिए, मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग में सबसे बड़ा फर्क ये है कि शायद थ्योरेटिकल लर्निंग के बाद आप किसी कंपटीशन को तो क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस कंपटीशन को क्रैक करने के बाद जॉब हासिल करने के बाद जो जिंदगी होती है उस जिंदगी में उस प्रैक्टिकल की कमी होती है, वो लाइफ आपका नागवारा हो, वो स्ट्रगल हो जाता है। तो ये एक साफ सुथरी जुबान की बात है कि अगर हयात से रहता है इंसान तो जब वो अपने जॉब के लाइफ को शुरू करता है तब
से लेकर के उसके आखिर दिन तक में वो थ्योरेटिकल नहीं, वो सारा प्रैक्टिकल काम करता है। और इसीलिए इस प्रैक्टिकल इल्म की जरूरत न सिर्फ स्कूल लाइफ में, आफ्टर स्कूल लाइफ एंड यू कैन से दैट कि जॉब के दौरान, फैमिली मेंबर्स के दौरान ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्कूल इस चीज को बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। उनको बस मतलब है कि बस मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाता तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो अगर बच्चे के पीछे भाग रहे हैं तो ठीक है, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं चाहते, बिल्कुल वो चाहते कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस है कि उसका अच्छा होगा तो मेरे स्कूल का नाम रोशन होगा। जिस दिन हम ये चीज अपना बदल लेंगे, सोच कि नहीं मुझे बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच के करना है, उस दिन अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये भी है कि अब यहाँ जैसे बाहर के जितने भी कंट्री के स्कूलों में आप देखेंगे, वो अभी के जमाने के हिसाब से, अभी का जमाना एआई कंटेंट का, एआई का अपडेट है, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग का, फाइनेंस लिटरेसी का है, क्योंकि अब जो है पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम पढ़ करके भी पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। और फाइनेंशियल अगर हम बच्चों को बताएंगे नहीं तो पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, एसेट क्या है और जो लायबिलिटी क्या है, इसका अगर नॉलेज नहीं होगा तो कल होकर के वो बच्चा पैसों को संभालना नहीं सीख पाएगा। और आज जो जैसे बाहर के कंट्री में क्या है, 12 के बाद बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, और यहाँ के बच्चे 25 साल 30 साल तक निकल जाते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इन्हें फाइनेंशियल स्कूल वाले कहीं ना कहीं सिखाते ही नहीं। क्या इनको सिखाने की जरूरत है कि नहीं? बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे हैं। ठीक है, अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि मैंने सबसे लंबा अरसा जिस स्कूल में बिताया था टीचिंग के लिए, उसमें 12th क्लास का ऑप्शनल पेपर छोटे पेपरों के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी था। हाँ, जो काफी एडवांस्ड सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल फील्ड में। ठीक है, और मेरी अपॉइंटमेंट भी बेसिकली उसी पहलू पे हुई थी। बाद में फिर मैं बायोलॉजी को भी संभाला था। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसकी तालीम के लिए एडवांस्ड टूल्स, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइसेस चाहिए होते हैं। जब मैं दरभंगा शहर आया और स्कूलों के बच्चों को और स्कूलों को थोड़ा सा सर्वे करने की कोशिश की, तो मुझे एक स्कूल नहीं मिला जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शनल पेपर हो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। जिसमें 12 में एक सब्जेक्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल, 12 की जो बायोलॉजी बुक है उसमें तो 2-2 चैप्टर है, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल पेपर होता है, वो क्योंकि ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और काफी इंजीनियरिंग, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस, एग्जैक्टली, ज्यादा फोकस म्यूजिक और दूसरे ऐसी चीज जो खाना पूर्ति वाली चीज। अब आप मुझे बताएं कि उस सब्जेक्ट का कहीं अता पता नहीं है बिल्कुल भी, वो सब्जेक्ट, क्योंकि उस सब्जेक्ट को लाने के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं। मगर उसका जो है यू कैन से कि जिस तरीके से पेड़ को एक बार लगाने में जो भी हमें मेहनत लगी, लेकिन फल हर साल मिलता है, वैसे ही ये फल है, लेकिन वो कहीं देखने को, क्योंकि वो शुरुआती अपलिफ्टमेंट कोई नहीं कर पा रहा है या चाह रहा है। तो यहाँ पे भी है कि बायोलॉजी की, जैसे हम, चूंकि मैं बायोलॉजी बिलोंग से करता हूँ बैकग्राउंड से, तो बायोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है स्कूल लाइफ से, अब आपने जापान और कोरिया की बात की है, वहां तो 10th क्लास से इस सब्जेक्ट का जिक्र है, और हम 12th तक में उसको लाने को आमादा नहीं कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में है, बार बार शिकायत होती है कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं। 12th क्लास में है, 12 के बच्चों को पढ़ना है, वो कई दफा एप्लीकेशन है उसके, ये शिकायत होती है गार्जियनों की, मैंने सुना है। ठीक है, और जिसकी वजह से अपने बच्चों को वो बाहर भेजते हैं कि जब बड़े शहरों में बच्चे जाते हैं तो काफी एडवांस्ड हो जाते हैं, है ना, एंड पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो कभी हमने सोचा है कि यहाँ पे पढ़ के क्यों नहीं हो पा रहा है वो चीज? हाँ, क्योंकि हम यही सोच के रह जाते हैं कि नहीं बस इतने में ही काम चलाना है, इतने में ही मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ना जो दूसरे कंट्री में देखते हैं कि वहाँ जनरल क्लब होता है एक तरह से, जी, छोटे बच्चों से ही प्रेजेंटेशन, बहुत बड़े रिसर्च वगैरह, बिल्कुल कि रिसर्च ओरिएंटेड जो है कि बच्चा हमारा थिंकिंग पावर कहाँ से बढ़ेगा। हम दूसरे साइंटिस्ट के जब रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़वाएंगे, उनको एनालिसिस करके बताएंगे, तभी तो उनकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। और यहाँ कोई भी स्कूल में इस तरह नहीं के है, इल्ला माशाल्लाह होगा, बहुत कम है। वो फिर से मैं वही सवाल करूंगा ना, कितने में कितना? हाँ, 1% भी हो जाए मुश्किल होगा। ठीक है, अब और फिर हम उन्हीं बच्चों को ज्यादा चुनते हैं जो काबिलियत से अच्छा बेहतर बोल पाते हैं। तो रेगुलर का सेमिनार होना और हर बच्चे का टर्न आना, खासकर उन बच्चों का जिनके मन में झिझक है,
ठीक है, तो उनके झिझक कैसे दूर होंगे? हाँ, तो पर्सनल काउंसलिंग के साथ साथ उनको प्रेजेंटेशंस का मौका हमेशा देना चाहिए, जो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल वाली बात आ जाती है। मतलब अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि एक सवाल जब किसी स्टूडेंट से पूछा गया, वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसी सवाल को जब हम पेपर पे लिख करके दिए और उसे ज्यादा वक्त दिए, तो वो सही जवाब लिख करके ला के दिखा रहा है। ये कमी कहाँ से अराइज हो रही है? क्योंकि तो अब सारे एग्जाम्स तो रिटन नहीं होते ना, इंटरव्यू नाम की भी चीज होती है। और हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम हायर स्टडीज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, थ्योरेटिकल कम, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू ओरल जैसे इंटरव्यू की बात आप बोले हैं, ऐसे ही एक जो है अभी घटना याद है कि हमारे जो है मजले वाले भाई इंजीनियर है, वो कहीं एक इंटरव्यू में, पावर प्लांट की कंपनी, तो उसमें इंटरव्यू के लिए कई सारे इंजीनियर आए हुए थे, मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने सब्जेक्ट से पूछा, वो नहीं था। फिर अंतिम में जब कोई जवाब नहीं मिला तो सीधा सीधे सारे बच्चों को बैठा, बोले कि अब ये बताओ कि आप लोगों की स्कूलिंग गवर्नमेंट से हुई है या प्राइवेट से हुई? तो बोले कि उसमें करीब 12 बच्चे थे, 12 में एक बच्चे बताया कि मैं गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ और 11 बच्चे प्राइवेट से पढ़े हैं। अब उनसे बोले कि ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो 12th तक पढ़े हो? जी 12th तक पढ़े, सीबीएसई से पढ़े हैं। तो अंतिम में उनसे बोले कि ठीक है, तुम ये बताओ कि न्यूटन्स का तीनों लॉज क्या है, हम जॉब पे तुमको इसी बिहाफ पे दे देंगे, एज ए ट्रेनर के तौर पे रखेंगे, फिर देंगे। 12 बच्चे में से सिर्फ एक ही बच्चा वो जो गवर्नमेंट का था वही बताया वो न्यूटन्स का तीनों लॉज, और बाकी बच्चे कोई नहीं बताए 11। तो ये कहीं ना कहीं कि इतने सारे बच्चों में हायर स्टडी में भी या अच्छी जॉब के लिए कहीं ना कहीं आज जो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन जो मिल रहा है बच्चों को दे रहे हो, कहीं वीक है, बहुत वीक है, बिल्कुल वीक है, बहुत ज्यादा वीक और है। अपडेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अपडेटेड नहीं है, वीक। बस एक स्मार्ट क्लास के नाम पे हम अपने आप को बहुत एडवांस समझ लेते हैं कभी कभी। अब वो स्मार्ट क्लास बहुत पुराना हो गया है। नहीं, वो चलना है, बिल्कुल चलना है, ठीक है, चॉक बोर्ड भी होना है, स्मार्ट क्लास भी होना है, लेकिन जो रीसेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो एआई बेस्ड है, क्योंकि अब एआई को आप डिनाई नहीं कर सकते। कोडिंग है, अब तो कोडिंग का जमाना है, एआई का है, ये तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। उस तरीके से तो बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर हम अपने बच्चों को, बड़े शहरों के बच्चों या दूसरे देशों के बच्चों से कैसे मुकाबला करेंगे? वी आर फार लैगिंग बिहाइंड, हम बहुत पीछे हो रहे हैं। तो इसको अपलिफ्ट करने की बहुत और ये भी देखा गया है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी प्राइवेट या किसी भी संस्था में पढ़ने वाले हैं, 27% से 30% तक ही जो है रेशियो जो है बच्चे जो है हायर स्टडी में जाते हैं। जी और यानी 70% हायर स्टडी तक जाते ही नहीं। कि भाई अगर हमारे यहाँ अगर बच्चे हायर स्टडी में नहीं जाएंगे तो वो साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। वो फिर एक वक्त ऐसा हो जाएगा कि हम दूसरी कंट्री से टूल्स जो है उसके जो है फॉर्मूला, ड्रग्स के फॉर्मूला, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हमारा हायर स्टडी मजबूत नहीं हुआ तो हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे। उस फार्मूला, उस टेक्निक को लेने के लिए हमको परचेस करना पड़ेगा। जब अपने ही कंट्री के बच्चों को उस लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको लैक होगा तो उस टेक्निक को हमको खरीदना पड़ेगा दूसरी कंट्री से। और जैसा हम लोग रशिया से है, बहुत सारे चाइना से तो दूसरी कंट्री से हमें खरीदना पड़ता है, बहुत सारे ड्रग फॉर्मूला लेना पड़ता है हमसे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को जो है कमजोर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और उसकी वजह यही है क्योंकि स्किल्ड और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ पा रहा है बच्चों में हमारे, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है ये बहुत तेजी से डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर नहीं होगा तो फिर बच्चे डेवलप कैसे करेंगे, उनका माइंड कैसे डेवलप होगा? तो बस वो किताबों लाइनों को लाइन बाय लाइन पढ़ के रट के कितनी दूर तक। आपने तो बहुत बच्चों को क्लास लेते होंगे तो जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी सवाल देखा होगा। अरे बाबा, ट्विस्ट करके देने में मैंने किताब में एक फॉर्मूला बेस पे है, चलो बताया गया है इसका, अब उसी में थोड़ी चेंजेस किया तो क्या बच्चे बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उस दौरान हाँ, तो वही जब ट्विस्ट करके दिया, जब लाइन बाय लाइन दी जाती है तो बड़े आराम से बनाते हैं, और थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो वो बैठ जाते हैं बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस या ऐसा सोच लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और सेम कॉन्सेप्ट के सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट के, और फिर जब उसको तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है, तो कहते हैं अरे ये तो आसान था। तो वो चीजें हमेशा रह रही हैं। और फाइनली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, तो चूंकि मैं तो बायोलॉजिकल फील्ड से हूं तो उसी का एग्जांपल दूंगा। तो चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो या नेट का एग्जामिनेशन हो,
ठीक है। तो अब आप देखिए ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच से। आप आज से 20 साल पहले के नीट के क्वेश्चन को उठाइए या नेट के क्वेश्चन को उठाइए, उसके बाद 10 साल पहले के उठाइए और आज के डेट पे उठाइए, आप देखेंगे बहुत फर्क होगा। ग्रेजुअली थ्योरेटिकल कम होता गया और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बढ़ता अप्रोच चला बहुत गया। ज्यादा क्वेश्चन उस प्रैक्टिकल अप्रोच का आंसर आपको थियोरेटिकल बुक्स में नहीं मिलेंगे और वो हमें प्रैक्टिकली ही सीखना होता है। तो अब यहाँ आप कह सकते हैं कि तो इसका स्कूल से क्या रिलेशन, वो तो हायर स्टडी की बात है, नहीं है, बिल्कुल बहुत यू कैन से पुख्ता रिलेशन है। और वो रिलेशन ये है कि ये प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात स्कूल लाइफ से ही शुरू होती है, ठीक है। तो अब हम अगर 10 जैसे 12 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आती है, डीएनए आइसोलेशन की बात है, उसके प्रोजेक्टाइल मोशन की बात है, वो भी प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन। वहीं पे अगर हम प्रैक्टिकल कम हो जाएंगे तो फिर हायर लेवल के कहाँ वो सोच पाएंगे। आप वहां पे अगर प्रैक्टिकल है तो हायर स्टडी के लिए एकदम थिंकिंग ही नहीं। तो अगर 10 और 12 में प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता, रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस हो अगर, ठीक है, तो वो 12 के बाद प्रैक्टिकल अप्रोच को वो खुद ब खुद करेंगे, क्योंकि उसमें वो अब आमादा हो चुके हैं। यहाँ इग्नाइट जो होता है, इग्निशन जिसको हम कहते हैं, वो इग्निशन तो स्कूल लाइफ में ही होता है, कॉलेज में जाकर के नहीं होता। वहां पे पेस पकड़ा जाता है चीजों को मेरे हिसाब से, तो ये इग्निशन की कमी है। और डॉक्टर साहब एक चीज ये है कि हम अपने व्यूअर को आपके क्या सजेशन देना चाह रहे हैं, खास करके पेरेंट्स को भी, एक आपके जरिए जो है कि आपकी इस बातों के बाद मैं जो है अपने इस पॉडकास्ट को जो है आज का एंड करूंगा। तो आप एक सजेशन दें पेरेंट्स के लिए भी कि आपका क्या कंक्लूडिंग रिमार्क रहा आज का, और क्या सजेशन है आपका, और स्कूल के टीचरों को भी, स्कूल के मैनेजमेंट को भी आपका क्या सजेशन है, क्योंकि आप एक बहुत अरसा गुजारा इस लाइन में, इसलिए चाह रहे हैं कि आपका एक सजेशन हो और एक कंक्लूडिंग रिमार्क भी हो। स्कूल मैनेजमेंट से तो मेरी दरख्वास्त रहेगी जी, रिक्वेस्ट कि बिल्कुल रिक्वेस्ट रहेगा कि बिल्कुल आप की जो अपनी ख्वाहिश है वो आप रखें बरकरार, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बच्ची की जो रिक्वायरमेंट है ज़रा उसको भी ध्यान दें। जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जिस क्लास के बच्चे हैं, उसी लायक टीचर रखें, ठीक है। अब वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो तो उसमें आप बेहतर माहिर हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। ऑल आई कैन से इज़ कि वो काबिलियत रखे कि बच्चों को वो तालीम मिल सके जिसके वो हकदार हैं और पेरेंट जो एक्सपेक्ट करते हैं। वालिदैन से मैं ये सजेशन करना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा इनफैक्ट, कि वो थोड़ा सा घर पे बच्चों को वक्त दें। ज़रूरतों को पूरा करने में हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, तो डेली बेसिस पे स्कूल में क्या आज तुमने नया सीखा, ये एक छोटा सा जो सवाल है अगर हम रोज़ाना पूछना शुरू करें तो वो बच्चा अपने आप में ये गिल्टी फील करेगा कि आज मुझे वालिदैन को क्या जवाब देना है, और वो इग्निशन का असर स्कूल तक जाएगा, क्योंकि जब उसके पास जवाब नहीं होगा तो वो अगले दिन टीचर से बोलेगा कि कुछ नया मुझे सिखाइए ताकि मैं सीख सकूं, इस घर पे बता भी सकूं। तो अगर फ्रंट डोर से नॉलेज नहीं आ रहा तो बैक डोर्स का भी तरीका, वो बैक डोर वालिदैन से शुरू होता है। तो वालिदैन जब ये प्यार मोहब्बत तरीके से ये चीज़ पूछेंगे कि आज तुमने नया क्या सीखा, तो शायद उस दिन वो खामोश होगा, 2 दिन 3 दिन खामोश होगा, चौथे दिन वो कुछ ना कुछ जवाब देगा, क्योंकि वो जाके स्कूल में अब टीचरों से, दोस्तों से डिस्कस करेगा, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, हाँ, अदर देन द बुक लाइन्स। तो उसके बाद वो आकर के, और एक बार जब ये लय शुरू हो गया तो फिर वो कभी नहीं रुकेगा, और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा पेरेंट्स की तरफ से है। बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत के साथ दुआ ये होगा कि वो सही गलत की पहचान रखें। तो बच्चों को खास करके, क्योंकि अभी बोर्ड का वक्त है ना, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरे लिए। 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, CBSE से लेके बिहार बोर्ड का, तो बच्चों के लिए एक ख़ास मशवरा और हिदायत ये है कि वो ज़माना चला गया जब हम सही और गलत पे बेसिस रखते थे। आज के डेट में सही गलत की पहचान हम कर लेते हैं, भले ही सही को ना चुने गलत को चुन रहे हैं कुछ तरीके से, वो अलग सी बात है, लेकिन सही गलत की पहचान है। नहीं, आज कामयाबी सही गलत से नहीं मिलेगी, ठीक है। आज कामयाबी मिलेगी कि सही को तो चुनना है ही, लेकिन किस काम को किस सही वक्त पे किस तरीके से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे कि अजान का वक्त है, ठीक है ना, और नमाज का वक्त होने वाला है, ठीक है,
तो अब आप ये देखिए, या किसी भी इबादत का किसी भी धर्म में वक्त होने वाला है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर उस वक्त फुटबॉल खेल आप बखूबी जानते हैं कि कितना बेहतरीन खेल है, आला दर्जे का खेल है और बॉडी के सारे मसल्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन क्या अगर हम अभी उस इबादत गाह में जाके उस बॉल को खेलना शुरू कर दें तो क्या ये सही कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? थोड़ी देर पहले ही हम उस गेम को बहुत बेहतरीन करें। वजह क्योंकि वक्त और जगह गलत हो गया। तो बच्चे तालीम पा रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में पाना है, कितना वक्त देना है, किस कॉन्सेप्ट पे कितना जोर देना है, ये नहीं हो पा रहा है। इसमें जो पेरेंट्स उस लायक हैं वो गाइड करें, और नहीं तो फिर कुल मिला के फाइनली तो टीचरों पे आता है ये चीज़। टीचर को ही बताना पड़ेगा कि सही गलत वो आप खुद सीख लेंगे, लेकिन कम से कम सही चीज़ को सही तरीके से और सही वक्त पे कब करें। और आप माने ना माने, कामयाब वही बच्चा हो रहा है जो इस फर्क को पा रहा है कि मुझे फुटबॉल कब और कहाँ खेलना है, मतलब किस टॉपिक को कब कहाँ कितना है, ठीक है। वो अपने पसंद पे चले जाते हैं। ये टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है तो उसमें हम ज्यादा वक्त दे रहे हैं, ये टॉपिक मुझे डरा रहा है तो हम उसमें नहीं। ये कैसे होगा? जरूरत के हिसाब से करना होगा, पसंद के हिसाब से नहीं। तो जरूरत पे ज्यादा फोकस करना होगा कि हमारी जरूरियात क्या है, टीचिंग की जरूरियात क्या है। तो खासकर ये मैसेज बच्चों के लिए है कि आप इस चीज को सलीके से फैसला ले कि कब क्या कहाँ कितना वक्त देना है। टीचर्स के लिए खास करके तो टीचर वो तो बैकबोन है बिल्कुल, है ना। किसी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, बच्चों का, कंट्री का बिल्कुल बैकबोन है। तो उनसे तो ढेरों सारी ख्वाहिशें होंगी बिल्कुल। तो इस वक्त तो बस इतना ही है कि ठीक है जो मैनेजमेंट की तरफ से है, लेकिन थोड़ा सब्र करे वो भी कुछ चीज़ों को, और एक दो बच्चों पे फोकस ना करके खासकर कमज़ोर बच्चों पे वो ध्यान दें, ठीक है उनको। और जो बच्चे अपलिफ्ट होने लायक हैं उनको अपलिफ्ट करें, ठीक है। उनकी भी अपनी भी पर्सनल ज़िंदगी होती, तो जाहिर सी बात है मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा टाइम दें, नहीं, करना तो उसी वक्त में है, लेकिन मैनेजफुल तरीके से करें। और ये तब तक संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जब तक मैनेजमेंट पूरी तरीके से साथ नहीं देंगे। तो टीचर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उस लायक के टीचर को हम लाएं, और फिर टीचर भी ईमानदारी से उस काम को करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो कहीं ना कहीं जो इल्म तालीम प्रैक्टिकल जो छुपा हुआ है वो बाहर आएगा और बच्चे बेहतर सीख पाएंगे। ये तो आज जो है, आज का पॉडकास्ट का जो है, जो बात गुफ्तगू आप लोगों ने जो है देखा, इस पॉडकास्ट का जो कंक्लूड है ये है कि हम सब जो है एक मैनेजमेंट जो है स्कूल की संस्था को चला रहा है, उस कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके एम्प्लॉय जो है बेहतर हो। अगर एम्प्लॉय बेहतर नहीं होंगे तो वो संस्था कभी भी बेहतर नहीं हो सकती है। आप कहीं बड़ी सी बड़ी संस्था और बड़ी सी बड़ी कंपनी आप देख लें, जो है टेक्सटाइल कंपनी देख लें और भी दूसरे इंडस्ट्री में देख लें, वो अपने एम्प्लॉय का सारा ख्याल रखते हैं। एक टीचर और जो है सेक्टर है जहाँ के अंदर में 70% जो है टीचर जो है क्या है एडॉक बेसिस पे, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं 70%, वरना बाकी जगह में 25% ही कॉन्ट्रेक्चुअल, बाकी जो उनको सैलरी बेस पे रखी जाती है उनके सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि इनकी सैलरी हो, इनका पेंशन हो, उनकी सिक्योरिटी पर्पस, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये काम मैनेजमेंट का है। अगर मैनेजमेंट टीचर को बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे तो ये उम्मीद है कि हमारे टीचर जो है, जो बैकबोन जैसा सर ने कहा है, ये बेहतर करेंगे और बच्चों को जो है, बच्चों को अच्छी तालीम देंगे और हमारे कंट्री, हमारे जो है शहर के बच्चे बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो है, हमारी कंट्री के बच्चों के अंदर में यही बच्चे जिस तरह भी पढ़े हों, अगर ये कुछ % बाहर जाते हैं तो यही जो है अपना नाम, अपने कंट्री का नाम रोशन करते हैं। उसकी वाहिद वजह है कि कहीं ना कहीं उसके टीचर का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जो है टीचर हर एक धर्म के अंदर में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखा गया है। तो इसलिए टीचर का हम और बच्चों से यही कहेंगे कि अपने टीचर का कदर करें, कि इल्म जो है कदरों को मिलता है, नाकदरों को नहीं मिलता है। जो कदर करेगा उसी को इल्म मिलेगा, उसी के अंदर में शिक्षा आएगी। अगर जो कदर नहीं करेगा
तो जो है उसको शिक्षा नहीं मिले। और ख़ास करके जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनकी ख़ास करके तवज्जो दें हम। उन बच्चों को जो है अपने टीचर का ख़ास कदर करना होगा, अपने पेरेंट्स के बराबर। जिस तरह पेरेंट्स का हम कदर करते हैं, वैसे ही हमारे टीचर भी हैं, और टीचर का भी कदर वैसा ही करना होगा। कि जब तक हम जो है टीचर को खुश नहीं रखेंगे, तब तक हम इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम खास तवज्जो दें कि कोई चीज़ लेने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए टीचर को खास जो है हम उसको इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे दिलों के अंदर में बसेगा। तो इसलिए और पेरेंट्स से खास गुजारिश है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन बनाएं। अगर आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर में ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा किस वक्त क्या कर रहा है। जैसा सर ने बताया है कि बच्चे को भी इस बात का ध्यान हो कि हम जो है इस वक्त में क्या काम करना है, और पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना हो कि मेरा बच्चा किस वक्त में क्या कर रहा है। अगर वो ध्यान रखेंगे पेरेंट्स, तो क्या है कि बच्चे गलत डायरेक्शन में और गलत काम से बच जाएंगे। आज जो है ज़्यादातर पेरेंट्स जो खास कर 12th क्लास के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स खास करके बहुत ही परेशान है कि उनके बच्चे कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में, गलत सोबत के साथ चला गया है, जिसके लिए वो पेरेंट्स परेशान है। तो उसके कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार हैं कि वो बच्चों के साथ वक्त नहीं जो है खर्च करते हैं, अपना टाइम एक्सपेंड नहीं करते हैं। इसलिए जो बच्चों के साथ वक्त बिताएं, बच्चों के साथ जो है वक्त देंगे। जैसा सर ने कहा कि रोजाना एक सवाल पूछे कि आज तुमने अपने स्कूल में क्या सीखा। तो नया सीखने के लिए जब सवाल होगा, तो बच्चे के अंदर एक न एक दिन नया सीखने का जज्बा पैदा होगा, और फिर वो अपने टीचरों से कहेंगे और टीचर मैनेजमेंट से कहेंगे। ये पूरा निज़ाम है, एक सारा जो है पेरेंट से लेकर के मैनेजमेंट तक का, इस निज़ाम को जो है अगर हम चलाना है तो सबका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। इसी के साथ हम आज का जो है पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, फिर अगले पॉडकास्ट पे हम मिलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक जो है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।